नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार। दोस्तों, अपन ने पिछली कक्षा में बात की थी राजस्थान की प्रमुख नदियों से संबंधित थी, जिसमें अपन ने राजस्थान की जो अरब सागर में गिरती है उन नदियों के बारे में अपन ने विस्तार से बात की थी, और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में अपन विस्तार से बात की थी। आज बात करेंगे दोस्तों अपन आंतरिक अंतः प्रवाह की नदियों के बारे में। जो नदियों का तीसरा पार्ट है आंतरिक अंतः प्रवाह, यानी कि वे नदियाँ जो न तो किसी समुद्र में अपना जल डालता है, न किसी महासागर में डालता है, और न किसी नदी में अपना जल डालती है। वे नदियाँ जो वर्षा के दौरान बहती है और कुछ दूरी के बाद जाने के बाद में क्या जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये सभी नदियां यानी आंतरिक अंतः प्रवाही नदियां पढ़ने के लिए सबसे पहले दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपन आंतरिक अंतः प्रवाह की नदियां। अब बात करते हैं, अब देखो आंतरिक अंतः प्रवाही नदियों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। कौन सी नदी के बारे में बात करते हैं? सबसे पहले अपन घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है और इसकी लंबाई कितनी है, कौन कौन से राज्यों में बहती है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं राजस्थान का मानचित्र, और उसमें देखते हैं कि ये राजस्थान की कौन सी तो दिशा में बह रही है और कहाँ से इसका उद्गम होता है, राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ करती है, तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले राजस्थान का अपने बना रहे हैं मैप। अब देखते हैं, ये तो है राजस्थान का मैप। ये देखो नदी, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बात करते हैं इस नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से होता है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, यानी कि एचपी। हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है। कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ी, और इस शिवालिक की पहाड़ी के ऊपर एक माता का मंदिर है, कालका माता का मंदिर। कालका माता का मंदिर, यहाँ से होता है इसका उद्गम होने के बाद में ये नदी जाती है राजस्थान, और राजस्थान यानी कि राजस्थान में हिमाचल प्रदेश जाएगी हरियाणा, और हरियाणा से राजस्थान में पहली बार प्रवेश करेगी। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? तो राजस्थान में ये प्रवेश करती है हनुमानगढ़ की जिला। तो कौन सा आ गया? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों? टिब्बी तहसील में ये प्रवेश करती है। अब प्रवेश करने के बाद में दोस्तों ये नदी आती है हनुमानगढ़ में जाने के बाद में जाती है ऐसे हनुमानगढ़ में गंगानगर से जाएगी पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होते हुए इसका अंतिम स्थान यहाँ तक है। तो पहले बात करते हैं राजस्थान से संबंधित, इसमें राजस्थान में कौन कौन सी इसके किनारे कौन से यानी कोई चीज़ है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में जैसे ही प्रवेश करते ही हनुमानगढ़ में यहाँ एक झील का निर्माण करती है। हनुमानगढ़ में कौन सी झील का निर्माण करती है? तो तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। ये तलवाड़ा झील कहाँ है? तो ये हनुमानगढ़ में है दोस्तों। अब ये हनुमानगढ़ में ये पूछा जाता है कि जो तलवाड़ा झील कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। ये राजस्थान की सबसे गहरी झील है। क्या है दोस्तों? राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? जो मीठे पानी की है ना, तो राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये तलवाड़ा झील। तो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। अब उसके बाद में आगे जाने के बाद में ये जो नदी है, ये हनुमानगढ़ जंक्शन से पहले इस नदी के पास में एक दुर्ग है जिसका नाम है बठनेर दुर्ग, जिसको शनिवार के दिन शनिवार के दिन इस दुर्ग को जीता गया। तो जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम पड़ गया था हनुमानगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये है राजस्थान का बठनेर दुर्ग। पूछा जाता है कि बठनेर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और ये राजस्थान का एक मिट्टी से बना हुआ दुर्ग, जिसको धानवन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का मिट्टी से बनाया दुर्ग या राजस्थान का धानवन दुर्ग कौन सा है? तो कौन सा दुर्ग है वो? हनुमानगढ़ में कौन सा है? बठनेर दुर्ग, जिसे हनुमानगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद में ये नदी यानी कि राजस्थान में इसका अंतिम स्थान है कि राजस्थान में अंतिम कहाँ तक बहती है? तो अंतिम स्थान है इसका हनुमानगढ़ जंक्शन। कौन सा है? हनुमानगढ़ जंक्शन।
ये इसका अंतिम स्थान है हनुमानगढ़ जंक्शन। यानी कि ये नदी हिमाचल प्रदेश से तो निकलती है, निकलने के बाद में राजस्थान में तिब्बत तहसील में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद में तलवाड़ा झील का निर्माण करते हुए हनुमानगढ़ तक जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसका अंतिम स्थान तो तलवाड़ा झील तक ही, प्रमुख रूप से ये तलवाड़ा झील तक ही बहती है। लेकिन जब वर्षा के दौरान, जब वर्षा अधिक होती है, जब ये नदी उफान पर होती है, तो उफान पर होती है तो ये हनुमानगढ़ जंक्शन को डुबोती है। कि वह कौन सी नदी है जो हनुमानगढ़ जंक्शन को डुबोते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करती है। तो वो नदी आपकी कौन सी है? ये घग्गर नदी है। ये हनुमानगढ़ जंक्शन को डुबोती है, और डुबोती है तो यहाँ पर दवाई मचती है। इस कारण इस नदी को कहा जाता है क्या? राजस्थान का शोक। राजस्थान की वह कौन सी नदी है जिसे राजस्थान के शोक के नाम से जाना जाता है? तो वो नदी कौन सी है आपकी? घग्गर नदी से इसे राजस्थान का शोक के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान की लेटी हुई नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन एक बार विस्तार करते हैं, बाद में बताते हैं कि इस नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। तो ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जंक्शन को डुबोते हुए, जब ये वर्षा के दौरान क्या होती है? उफान पर होती है, तो इसमें पानी अधिक होने के कारण हनुमानगढ़ जंक्शन को डुबोते हुए गंगानगर और हनुमानगढ़ में दो स्थान है, अनूपगढ़ और सूरतगढ़। क्या है दोस्तों? अनूपगढ़ और सूरतगढ़। एक तो है सूरतगढ़ और एक है अनूपगढ़। अनूपगढ़ और सूरतगढ़, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ को के पास से जाती है। दो शहर अनूपगढ़ और सूरतगढ़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो अनूपगढ़ और सूरतगढ़ के पास से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में इसका एक शहर स्थित है जिसका नाम है बहावलनगर। कौन सा है दोस्तों? बहावलनगर। ठीक है दोस्तों, तो बहावलनगर के पास से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश जाती है, और पाकिस्तान में कौन से स्थान पर इसका विलुप्त हो जाने की विलुप्त हो जाती है? कौन से स्थान पर ये विलुप्त हो जाती है या समाप्त हो जाती है? तो पाकिस्तान में ये है वहां पर फोर्ट अब्बास तक, फोर्ट अब्बास तक जाती है। ठीक है दोस्तों, फोर्ट अब्बास तक जाती है। अब हो गई देखो दोस्तों, अब बात करते हैं एक बार दोबारा। इस नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ी कालकी माता के मंदिर से होती है। राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ की तिब्बत तहसील में। प्रवेश करने के बाद में दोस्तों ये तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, यानी कि ये तलवाड़ा झील में अपना जल डालती है, जो राजस्थान की सबसे गहरी झील है, हनुमानगढ़ में है। ये इसका अंतिम स्थान है राजस्थान में प्रमुख रूप से। लेकिन जब वर्षा के दौरान ये नदी उफान पर होती है, तो ये नदी जाती है हनुमानगढ़ में बठनेर दूर के पास से होते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन को डुबोती है। डुबोने के बाद में अनूपगढ़ और सूरतगढ़ दो शहरों के पास से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में ये प्रमुख रूप से बहावलनगर शहर के पास से होते हुए फोर्ट अब्बास तक जाती है। इसका अंतिम स्थान कौन सा है? फोर्ट अब्बास। अब बात करते हैं इस नदी की कुल लंबाई। इस नदी की कुल लंबाई हिमाचल प्रदेश से लेकर यहाँ तक इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 100 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आंतरिक अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। क्या है? आंतरिक अंतः प्रवाह की कुल सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? ये नदी है घग्गर, आंतरिक अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी। इस नदी के किनारे एक प्रमुख सभ्यता मानी जाती है। कौन सी सभ्यता? वो कालीबंगा सभ्यता। वैसे तो पीलीबंगा और कालीबंगा और एक रंगमहल, ये तीन सभ्यता प्रमुख रूप से है जो हनुमानगढ़ जिले में है। तो कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस नदी के, यानी कि जब ये घग्गर नदी बह रही, इस नदी से पहले यहाँ पर देखो, इस नदी से पहले यहाँ पर बहती कौन सी? सरस्वती नदी, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। तो ठीक है, तो इस नदी का उपनाम, इस नदी के उपनाम यानी कि इसके उपनाम क्या क्या है? तो दोस्तों इसके उपनाम है, एक तो नट नदी, एक इसका नाम है मृत नदी, नट नदी या मृत नदी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में दूसरा नाम इसका सरस्वती, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ कौन सी नदी बहा करती थी? सरस्वती, तो सरस्वती नदी होगी। फिर उसके बाद में तीसरा इसका नाम है द्वेषदत्ती नदी। ठीक है, फिर उसके बाद में सोतर नदी, राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? घग्गर नदी को। एक राजस्थान की लेटी हुई नदी। तो ये इसके उपनाम हो गए दोस्तों, नट नदी, मृत नदी, सरस्वती, द्वेषदत्ती,
सोतर नदी राजस्थान का शोक और लेटी हुई नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो नदी आपकी कौन सी? घग्गर नदी। ये हो गई आपकी घग्गर नदी के बारे में। कुल लंबाई हो गई कितनी? 465। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 100 किलोमीटर। आंतरिक अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी नदी है? घग्गर नदी है दोस्तों। ये हो गई आपकी कौन सी नदी? घग्गर नदी। अब बात करते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट नदी के बारे में। आंतरिक अंतः प्रवाह की दूसरी नदी कौन सी है? तो दूसरी नदी प्रमुख रूप से कौन सी है? तो दूसरी है कांतली नदी। कौन सी है दोस्तों? कांतली। अगली नदी है आपकी कांतली। कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? इस नदी का उद्गम होता है सीकर जिले से। कहां से होता है? जिला तो कौन सा आपका? सीकर। सीकर में कहां से होता है? तो सीकर में खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी यानी कि रेवासा सीकर से होने के बाद में ये जाती है झुंझुनू। झुंझुनू को बराबर दो भागों में बांटती है और झुंझुनू को बांटते हुए जाती है ये चूरू में, और चूरू की सीमा के ऊपर ये क्या हो जाती है? विलुप्त। कौन से जिले में समाप्त होती है? ये चूरू जिले में। चूरू जिले की सीमा पर समाप्त हो जाती है। इधर तो चूरू आ गया, नीचे क्या आ गया? झुंझुनू। तो ये जैसे मान लो ये आपका झुंझुनू जिला हो गया, तो झुंझुनू जिले को बराबर दो भागों में बांटती है कौन सी नदी? तो आपकी कौन सी है? ये कांतली नदी। झुंझुनू को, झुंझुनू जिले को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो कौन सी नदी बांटती है? आपकी कांतली नदी। उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। फिर उसके बाद में इस नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम है क्या दोस्तों? गणेश सभ्यता। कौन सी है? गणेश सभ्यता, जो ताम्रयुगीन सभ्यता है, जिसको कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, क्योंकि यहाँ राजस्थान में सबसे यानी कि सबसे पहले या सबसे प्राचीनतम तांबे के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो गणेश सभ्यता से। इसलिए इसे कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। जननी किसको बोलते हैं? जो जन्म देती है। तो तांबे के अवशेषों का अवशेष सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुए थे? तो कांतली, ये गणेश सभ्यता से ही प्राप्त हुए थे। तो गणेश सभ्यता का है नीम का दाना सीकर। कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये सभ्यता? तो कांतली नदी के किनारे स्थित है। अब उसके बाद में ये नदी सीकर झुंझुनू दो जिलों में बहती है और चूरू की जिले में क्या हो जाती है? यानी सीमा के ऊपर समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी कुल लंबाई। इसकी कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर किसकी? कांतली नदी की कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। अब उसके बाद में 100 किलोमीटर, देखो इसकी भी 100 किलोमीटर, इसकी भी 100 किलोमीटर। ये तो आंतरिक अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। पूछा जाता है कि आंतरिक अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको घग्गर है। लेकिन पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक अंतः प्रवाह की। आंतरिक अंतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है पूर्ण रूप से? तो वो नदी अभी कौन सी? कांतली नदी, जो कितनी है? 100 किलोमीटर है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में जाना जाता है यानी कि शेखावाटी में। शेखावाटी में इसका नाम है तोरावाटी। तोरावाटी। कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र को शेखावाटी में या राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो तोरावाटी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ तोरावाटी भाषा भी बोली जाती है। उसी प्रकार दोस्तों देखो अपने यहाँ इसका नाम बोल गए कि राजस्थान में घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो घग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को राजस्थान में जाना जाता है नाली। किस नाम से? नाली के नाम से। घग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो नाली के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान में इस नदी का क्या नाम है? तो पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा के नाम से, और राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। और इस घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र में यानी कि इस प्रवाह क्षेत्र में एक भेड़ पाई जाती है जिसका नाम है नाली भेड़, यानी कि भेड़ की नस्ल है कौन सी? ये नाली है। तो ये हो गया शेखावाटी की नदी। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में जिसका नाम है काकनी नदी। है कौन सी दोस्तों? काकनी। काकनी, जिसको काकनेय काकनेय नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी उद्गम कहां से होती है और इसका विलुप्त यानी उद्गम? एक तो इसका पूछा जाता है उद्गम स्थान, और एक पूछा जाता है इसका विलुप्त स्थान। विलुप्त यानी कि ये विलुप्त कहाँ होती है? तो विलुप्त और उद्गम स्थान ये पूछा जाता है। तो उद्गम तो होता है इसका कहाँ से? कोठारी गांव से। कहाँ से दोस्तों? कोठारी गांव, जैसलमेर। जैसलमेर, कोठारी गांव जैसलमेर में इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद में ये जाती है जैसलमेर में बहती है, और जैसलमेर में एक झील है जिसका नाम है बुद्ध झील। कौन सी है झील? बुद्ध
बुद्ध झील में अपना जल डालती है। ठीक है, तो दोस्तों तो ये केवल एक जैसलमेर जिले में बहती है, उद्गम होता है कोटारी गांव जैसलमेर, फिर उसके बाद में बुद्ध झील में अपना जल डालती है। ये आंतरिक अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनी नदी। कितनी है? 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है दोस्तों, और इस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो काकनी नदी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। और ये कौन सी झील में अपना जल डालती है? बुद्ध झील में अपना जल डालती है। काकनी नदी को काकनी के नाम से भी जाना जाता है, स्थानीय नाम इसका क्या है? बुद्ध झील। और ये आंतरिक अंतःप्रवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक अंतःप्रवाह की राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी कांतली, और आंतरिक अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी कौन सी है? तो घग्गर नदी। ये आंतरिक अंतःप्रवाह की 3 नदियां पूरी हो गई है। अब उसके बाद में इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? काकनी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? तो इस नदी के किनारे एक पाषाणकालीन सभ्यता है। पाषाणकालीन सभ्यता जिसका नाम क्या है? लोहद्रवा सभ्यता। लोहद्रवा सभ्यता जैसलमेर में है दोस्तों। अब बात करते हैं आंतरिक अंतःप्रवाह की 3 प्रमुख नदियों के बारे में, जो अपना जल कहाँ डालती है? सांबर झील में डालती है। सांबर झील कहाँ है दोस्तों? तो देखो ये है आपकी सांबर झील। सांबर झील आपकी जयपुर में प्रमुख रूप से, यानी कि सांबर झील का रखरखाव कहाँ पर क्या है? तो जयपुर में। वैसे ये जयपुर, अजमेर और नागौर 3 जिलों में फैली हुई है, लेकिन ये प्रमुख रूप से कौन से जिले में है? जयपुर जिले में, जो फुलेरा जंक्शन है उसके आसपास। ठीक है ना, उसके थोड़ी दूरी के पास में है। अब देखो इसी झील के पास में एक नदी है जिसका नाम है रूपनगढ़। कौन सी है? रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है इसका कहाँ से? सलेमाबाद किशनगढ़। कहाँ है? किशनगढ़। ये किशनगढ़ पड़ता है अजमेर में। यहाँ से इसका उद्गम होता है, और उद्गम होने के बाद में ये सांबर झील में अपना जल डालती है। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर से होता है, और ये सांबर झील में अपना जल डालती है। तो ये हो गई आपकी चौथी नदी होगी, कौन सी? रूपनगढ़। अब बात करते हैं अपन मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कौन सी नदी है? मेंथा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मनोहरपुरा जयपुर से होती है, और मनोहरपुरा जयपुर से होने के बाद में ये सांबर झील में अपना जल डालती है। तो ये आपकी कौन सी नदी होगी? मेंथा नदी। अब बात करते हैं अपन नदी है अगली कौन सी? खंडेला नदी। कौन सी है? खंडेला नदी, जो खंडेला सीकर से तो निकलती है। ठीक है दोस्तों, खंडेला नदी खंडेला सीकर से निकलती है और सांबर झील में अपना जल डालती है। ये तीसरी नदी हो गई आपकी आंतरिक अंतःप्रवाह की। अब बात करते हैं, यानी कि जो सांबर झील में कितनी नदियां जल डालती है? तो 4 नदियां, रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला और एक है खारी। ठीक है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और एक कौन सी है? मेंथा। ये 4 नदियां अपना जल डालती है कहाँ? तो सांबर झील में डालती है। अब बात करते हैं अपन रूपनगढ़ के बाद में रूपारेल। कौन सी नदी है? रूपारेल नदी। इस रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है कहाँ से? थानागाजी। ठीक है ना, थानागाजी कहाँ पड़ता है? अलवर। ठीक है, थानागाजी अलवर से कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? तो थानागाजी अलवर से आपकी कौन सी नदी का उद्गम होता है? रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल जो थानागाजी पड़ती है उदयनाथ की जो पहाड़ी है ना, उदयनाथ की पहाड़ी के ऊपर ये थानागाजी। पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ी से होता है? तो याद रखना है उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है? अलवर में है। और थानागाजी कहाँ पड़ता है? तो अलवर में। उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। होने के बाद भी ये नदी अलवर से आएगी भरतपुर, और भरतपुर में एक क्या है? हाँ, भरतपुर में एक झील है जिसका नाम है फतेहपुर बांध। कौन सा? फतेहपुर बांध। ठीक है ना, या फतेहपुर सीकरी में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो फतेहपुर सीकरी यानी कि इसका अंतिम, यानी कि उद्गम स्थान तो कौन सा हो गया आपका? इसका उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर, और इसका विलुप्त यानी कि अंतिम स्थान कौन सा है? तो फतेहपुर सीकरी यानी कि सीकरी। ये ध्यान रखना, सीकरी भरतपुर।
सीकरी बांध कहाँ है, भरतपुर में है। तो सीकरी में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है दोस्तों। अब उसके बाद में इस नदी के उपनाम कौन कौन से है, तो इस नदी को एक तो वराह नदी, रूपारेय नदी को किस नाम से जाना जाता है, एक तो वराह नदी। कौन सी नदी जिसको वराह नदी के नाम से जाना जाता है, तो रूपारेय को, ठीक है दोस्तों। तो वराह नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, तो कौन सी को जाना जाता है, रूपारेय नदी को। एक है लसिका, लसिका नदी, ठीक है दोस्तों। लसिका या लसावरी आते हैं, लसावरी लसिका, तो ये ध्यान रखना, लसिका या लसावरी, लसिका या लसावरी नदी। लसिका, लसावरी या वराह नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, तो रूपारेय नदी को जाना जाता है। उद्गम होता है थानागाजी अलवर से होता है, ठीक है ना। जो उदयनाथ की पहाड़ी के ऊपर स्थित है, उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से होता है। उद्गम होने के बाद में ये जाती है अलवर में, अलवर में बहती हुई जाती है कहाँ जाती है, कहाँ, फतेहपुर सीकरी में विलुप्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ये अलवर जिले की प्रमुख नदियों में से एक नदी है। अब उसके बाद देखो दोस्तों, इस अलवर जिले में से, यानी कि अलवर जिले में से एक नदी और गुजरती है जिसका उद्गम होता है जयपुर से। कहाँ से होता है, जयपुर से। नदी का नाम है सेवर, ठीक है दोस्तों। नदी का नाम क्या है दोस्तों, सॉरी साबी, सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी से होता है कौन सी नदी का, साबी नदी, ठीक है दोस्तों। साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सेवर की पहाड़ी जयपुर से। कहाँ से होता है, सेवर की पहाड़ी जयपुर। सेवर की पहाड़ी जयपुर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो साबी नदी का उद्गम होता है। ये नदी जयपुर से जाएगी अलवर, अलवर से जाएगी ये हरियाणा में प्रवेश करेगी, और हरियाणा में प्रवेश करने के बाद में ये गुड़गांव नामक स्थान पर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। यानी कि इसका उद्गम स्थान तो सेवर की पहाड़ी जयपुर, फिर उसके बाद में ये जयपुर, अलवर और हरियाणा में जाती है। हरियाणा में गुड़गांव में ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। गुड़गांव हरियाणा में विलुप्त हो जाती है। ये जो साबी नदी है, ये अलवर की सबसे लंबी नदी है। अलवर जिले की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी, साबी नदी। अलवर जिले की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो साबी नदी है। उद्गम होता है कहाँ से, सेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है। उद्गम होने के बाद में ये जाती है कहाँ, अलवर, अलवर से जाती है कहाँ, जयपुर। ये गुड़गांव में क्या जाती है, ये विलुप्त हो जाती है। अब इस साबी नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम है जोधपुर सभ्यता। कौन सी है, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुर सभ्यता कहाँ है, जयपुर में है। जोधपुर सभ्यता जयपुर में है। तो ये हो गई आपकी आंतरिक अंतर प्रवाह की नदियां। दोस्तों एक बार अपन 2 मिनट में इसका इन नदियों का क्या करते हैं, विस्तार से वर्णन करते हैं, दोबारा इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नदी आपकी कौन सी है, गग्गर नदी। गग्गर नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ी कालका मंदिर से होती है। उद्गम होने के बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है, तिब्बत से हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद में ये नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है तलवाड़ा झील, जो राजस्थान की सबसे गहरी झील है। ये इसका राजस्थान में अंतिम बिंदु है कि वर्षा के दौरान जब वर्षा नहीं होती है तो इसका अंतिम बिंदु कौन सा है राजस्थान में, तो राजस्थान में इसका अंतिम बिंदु है तलवाड़ा झील। जब ये नदी उफान पर होती है तो ये नदी प्रमुख रूप से हनुमानगढ़ में जो हनुमानगढ़ दुर्ग है उसके पास से होते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन को डुबोती है, डुबोते हुए हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ नामक शहर में शहर के पास से गुजरती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या करती है, पार करती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कौन सा शहर है, भावल नगर। कौन सा है, भावल नगर। यहाँ से जाते हुए इसका अंतिम बिंदु है कौन सा, फोर्ट अब्बास, जो कहाँ है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है और राजस्थान में गगन नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद इस नदी को नट नदी, मृत नदी, सरस्वती, द्विवेदी, सोत्र नदी, लेटी हुई नदी और राजस्थान का शोक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 465 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। फिर उसके बाद में ये नदी आंतरिक अंतर्प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। दूसरी नदी बात करते हैं अपन कौन सी नदी के बारे में, यानी कि ये गगन नदी। गगन नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो कौन सी सभ्यता है, इस नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल स्थित है। दूसरी नदी अभी कांतनी नदी। कांतनी नदी खंडेला के पहाड़ी सिक्कर से निकलती है। सिक्कर और झुंझुनू में बहते हुए चोरू की सीमा पर क्या जाती है, समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। झुंझुनू जिले को ये 2 भागों में बांटती है। गगन नदी के प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में तोरावाटी के नाम से जाना जाता है और आंतरिक अंतर प्रवाह की दृष्टि से पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो ये गणेश सभ्यता। कौन सी है, गणेश सभ्यता
होता है जो नीम का तना सीकर में है। यहाँ तांबे के अवशेष प्राप्त हुए थे, इस कारण यहाँ सबसे पहले तांबे के अवशेष प्राप्त हुए थे, इस कारण से कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। और यहाँ से किसके अवशेष प्राप्त हुए थे, तो तांबे से बने हुए मछली पकड़ने के कांटे भी प्राप्त हुए थे। अब उसके बाद में बात करते हैं तीसरे दिए कौन सी, जो जैसलमेर में कौन सी, काकनी, काकने या मसूरदी। स्थानीय भाषा में क्या नाम है इसका, मसूरदी। तो काकनी, काकने या मसूरदी उद्गम होता है कहाँ, कोटारी गांव जैसलमेर से, और बुद्ध झील जैसलमेर में अपना जल डालती है, ठीक है ना। इसके किनारे कौन सी सभ्यता है, तो सभ्यता कौन सी आपकी, लोहद्रवा सभ्यता जैसलमेर में, जहां से पाषाणकालीन कुल्हाड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। अब उसके बाद आगे बात करते हैं अपन, 3 नदियां हो गई। चौथी नदी है रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर से होता है, और ये समर झील में अपना जल डालती है। मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मनोहरपुरा जयपुर से होता है, और ये समर झील में अपना जल डालती है। तीसरी नदी है इसकी कौन सी, खंडेला, जो खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से होता है उद्गम होने के बाद ये समर झील में अपना जल डालती है। और लास्ट नदी है समर झील में डालने वाले अपना जल कौन सी है, तो खारी नदी भी समर झील में अपना जल डालती है। तो 4 नदियां हैं जो अपना समर झील में अपना जल डालती है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, और एक कौन सी है, मेंथा। अब बात करते हैं साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो साबी नदी का उद्गम होता है कहाँ, सेवर की पहाड़ी जयपुर से। उद्गम होने के बाद में जयपुर से अलवर, अलवर से हरियाणा में गुड़गांव नामक स्थान पर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ये अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है, कौन सी, साबी। यहाँ जोधपुरा यानी कि इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थित है। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन कौन सी नदी के बारे में, रूपारेल नदी का उद्गम होता है कहाँ, उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर से होता है। उद्गम होने के बाद में ये नदी अलवर से आएगी भरतपुर, और भरतपुर में सीकरी बांध में क्या हो जाती है, अपना जल डालती है, यानी कि क्या जाती है, यहाँ विलुप्त हो जाती है। सीकरी बांध में अपना जल डालती है, यानी कि यहाँ इसका हो गया अंतिम बिंदु, ठीक है दोस्तों। ये हो गई आपकी आंतरिक अंतर प्रवाह की नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में अगर अच्छा लगाते हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। नमस्कार। आगे बात करते हैं अपन नदियों के प्रमुख बांधों के बारे में। इस नदी के जो नदियाँ पड़े हैं उन नदियों के किनारे जो कौन कौन से नगर है, कौन कौन से प्रमुख बांध है, कौन सी झीलें हैं, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।